गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप पौसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल चहीते यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्रिप्शन लोग लिंक पड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं और आप जो है क्या कहते हैं यहाँ से जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आपको बहुत आसानी के साथ ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा और स्टडी मटेरियल भी उस पर मिलेगा आपको। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो वो उस पर ही डाली जाती है, आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मॉर्निंग टी विद मी की क्लास है हमारी, 20 अक्टूबर की क्लास है, बहुत बढ़िया होने वाली है, मज़ा आएगा गारंटी के साथ। वो वाली बात है ना, क्या कहें कि अगर मज़ा ना आए तो पूरे पैसे वापस, पूरे पैसे वापस वाली क्लास मिलेगी। आज कोई आइए, ठीक है। चलिए, मॉर्निंग टी विद मी आगे चलते हैं। देखिए, ये है आज हमारी हैप्पी दिवाली है। असत्य पे सत्य की जीत हुई थी इस दिन। और क्या कहते हैं, भगवान श्री राम अपने घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे। ठीक है, अयोध्या लौटे थे और इसी में उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, राम जैसा भाई, बड़ा भाई, पुत्र, शासककर्ता, राजा, मतलब इससे आदर्श कंडीशन नहीं हो सकती। तो वो आदर्श व्यक्तित्व था भगवान राम का। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हैप्पी दिवाली के बारे में बात कर रहे थे हम। हैप्पी दिवाली, आप सब लोग ये मिठाई विठाई खाइए, एंजॉय कीजिए। दिवाली की वजह से क्लास भी हमारी थोड़ी लेट है, क्योंकि भाई काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन क्लास दिवाली के दिन भी हम दे रहे हैं, इसी वजह से कि आपके करंट अफेयर्स ना छूटे। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल संडे था, और संडे के दिन वाली क्लास में हम आज में ही इंक्लूड कर देते हैं उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं। जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको करने वाली छोटी छोटी चीज़ों में सफलता मिलती है। मैं पहले भी बताता हूँ, मेरी तो कहना ही ये होता है, जो लोग मेरी बात को समझते होंगे वो ज़रूर जानते हैं, मेरा कहना होता है आपको प्लानिंग छोटी करनी भाई। प्लान छोटे बनाने, प्लान कभी बड़े नहीं सक्सेस हुए, प्लान छोटे सक्सेस। छोटे छोटे प्लान बनाएंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बड़ा बनाएंगे। कहते हैं ना, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। बहुत सारी बूंद इकट्ठी हो जाए ना, बहुत बड़ा समुद्र बनता है। ऐसे ही बूंद बूंद से समुद्र बनाना है आपको, और अपने अंदर गहराई लानी है। ठीक है, ठीक है, सागर जैसी गहराई लगाओ। तो समुद्र बनाना है अपने आप को, और जो है क्या कहते हैं, गहराई लानी है और शांत रहना है। ठीक है, समुद्र का जल सबसे शांत जल कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ वो किनारों पर हिलोरे करता है, उसके अलावा भीतर समुद्र बहुत शांत होता है। तो उस शांति के साथ काम कीजिए, धैर्य रखिए, जीवन में कुछ हो ना हो तो एक अच्छे इंसान जरूर बनिए। ठीक है, मेरा कहना ये है। लोग आपको कहें कि हाँ बहुत अच्छा इंसान है, और हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दिवाली के दिन आप लोगों को संकल्प लेना। आज एक पहल है, इसका नाम वी राइज, ये जरूर याद रखेंगे। वी राइज की फुल फॉर्म भी बताऊंगा, ये इनिशिएटिव क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। वी राइज, वी 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 फॉर वुमेन। ठीक है, वी फॉर वुमेन। तो यहाँ पर है हेल्प्स एमएसएमई रन बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर एक्सपेंड ग्लोबली। महिला उद्यमिता द्वारा संचालित एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर विस्तार करना। मतलब जो भी महिलाएं एमएसएमई चला रही हैं, माइक्रो स्केल मीडियम इंडस्ट्री, याद रखेंगे, माइक्रो स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस बोल दीजिए, इंडस्ट्री मत बोलिए। लघु एवं कुटीर उद्योग जो चला रही हैं, ठीक है, वो उन महिलाओं को ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर लेना, ये इस बी राइज की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, छपेगा ही छपेगा कहीं ना कहीं जरूर, बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं ये। ठीक, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एआई की गहराई में गोता लगाएंगे और एआई की गहराई से निकलकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें, देखो ये है क्या, पहले तो ये देख लीजिए। ये जो है ना, एक हमारे पास है हमारी चीज, नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग का एक डिपार्टमेंट है। नीति आयोग का विभाग कह लेना,
नीति आयोग के WEP, याद रखना नीति आयोग के हैं ये WEP। WEP की फुल फॉर्म में वुमेन एंटरप्रेन्योर, हाँ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये नीति आयोग है, नीति आयोग का ये। और एक प्रोग्राम है जो चल रहा है जिसका नाम है DP वर्ल्ड। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने, याद रखेंगे, नीति आयोग और DP वर्ल्ड ने मिलकर, नीति आयोग के भी किसने, इसने मिलकर ये वी राइज प्रोग्राम शुरू, मैंने पहले ही बता दिया। MSME से जुड़ी, MSME से जुड़ी, MSME से जुड़ी, भारत सरकार का फोकस ही MSME पर है। भारी उद्योगों पर भारत सरकार का फोकस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है कि छोटे छोटे उद्योग घर में शुरू किए जा सकते हैं, गांव में देहात में शुरू किए जा सकते हैं, जिससे गांव का भला होगा, घर का भला होगा। और गृहिणी घर में रहती है, अगर गृहिणी घर में मान लीजिए आप एक कागज की थैलियाँ बनाने का एक फैक्ट्री या कंपनी लगा लीजिए, छोटी सी कंपनी छोड़िए, आप एक छोटा सा कारखाना लगा लीजिए, ठीक है, उससे कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे काम हैं, इसीलिए सरकार इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश में लोन मिलता है, केंद्र सरकार भी इसमें लोन दे रही है ब्याज फ्री, बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है, MSME को सुधारने के लिए। और MSME ही एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड में भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिसमें गांव गांव तक भी डेवलप हो सकता है। शहरों की जरूरत नहीं है, शहरों में तो बड़ी फैक्ट्री लगी है, गांव का आदमी आता है, यहाँ काम करता है, भीड़ बढ़ती है, उसको आने जाने में दिक्कत होती है, कन्वेंस में दिक्कत होती है। अगर उसे ही घर में ही रोजगार मिलेगा तो फिर वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो सरकार का मेन फोकस MSME पे और खास तौर पे वुमेन को, महिलाओं को लेकर है, ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका। MSME से जुड़ी उद्यमी महिला को वैश्विक लेवल पर पहचान बनानी, ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर पहचान। ठीक, पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरी बात हम कर, दूसरी बात है क्या? वी राइज। वी राइज की फुल फॉर्म से ही समझ जाओगे, और वी राइज की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ठीक। वी से तो हो गया वुमेन, ठीक, क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योर री इमेजिंग, याद रखेंगे क्या है? री इमेजिंग, री इमेजिंग, ठीक, री इमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ठीक, प्रोग्राम ये है। तो इसको याद रखेंगे जरूर, ठीक है। अब शुरू करते हैं, AI की गहराई में गोता लगाने चल रहे हैं साहब, AI की तरफ चल रहे हैं हम, गहराई में गोता लगाने। तो सबसे पहले आ जाओ नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाइए तो समय बना। और क्या है? ये थिंक टैंक है, जैसे AI थिंक टैंक है ना, ऐसे ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक किसको कैसे समझने? सोचने समझने वाला। मतलब पहला वाला जो था, जिसके तर्ज पे ये आया, जिसका नाम था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था।
योजना आयोग बना था। योजना आयोग का ही दूसरा रूप क्या था? नीति आयोग। तो ये सोचने समझने वाला नहीं था, ये तो ये था कि जो सरकार ने कह दिया उसने किया, लेकिन ये अपने आप से डेवलपमेंट कर रहा है, अपने आप से चीज़ों को देख रहा है। तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा है नीति आयोग, और नीति आयोग 2014 में चला है और जब से लगातार चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, नीति आयोग ने जो प्रोग्राम बनाया था जिसके तहत ये काम हुआ है WEP, ये 2018 में बनाया था, याद रखना 2018 में बना। इसका काम ही है कि महिला एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाना। ठीक है, बाकी और कोई बात है नहीं इसके अंदर। हाँ, इसके अध्यक्ष जो होते हैं साहब नीति आयोग के, वो PM होते हैं, योजना आयोग के PM होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका मतलब किया जा रहा नहीं है, चंडीगढ़ में किया जाएगा। चंडीगढ़ में भी कब से कब? 6 से 9 दिसंबर तक 2025। इसका मतलब अभी बहुत दूर है, लेकिन घोषणा हुई है क्या ये? पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये 11वां है, मिट जा भाई, 11वां है, 11वां है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे 11वां। इसकी थीम याद कर लो, थीम बहुत है, विज्ञान से समृद्धि। समृद्धि किसके लिए? तो बिंदु लगाओ, आत्म निर्भर भारत के। ठीक, 11वां ये बात आ गई समझ में। अब AI की गहराई में चल रहे हैं। AI की गहराई क्या कहती है साहब? AI की गहराई में गोता लगा जलते हो सो दोस्तों, चल रहे हैं। ये जो विज्ञान महोत्सव है, पहली बार जो विज्ञान महोत्सव है 2015 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2015 में। अब ये वार्षिक कर दिया गया है। कौन कौन मनाता है? तो विज्ञान भारती, याद रखेंगे, भारती, इसको आभा भी कहते हैं। विज्ञान भारती प्लस भारत सरकार द्वारा मनाया। दूसरी चीज और क्या है इसके अंदर? काम क्या है? वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार जानते हो? इनोवेशन, नई नई चीजों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना लोगों में, जो होता ही नहीं है, तर्क के आधार पर सोचते ही नहीं है, बनाना। और विज्ञान को आम आदमी या आम नागरिक के करीब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, AI की गहराई में निकल कर आ गए हम, यहाँ से निकल गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोचैम, एसोचैम, एसोचैम क्या है अभी बात करेंगे। और कौन बनाएगा इसके अध्यक्ष? पहले तो याद रखें, निर्मल कुमार मिंडा या निर्मल मिंडा इसके अध्यक्ष बनाए। ये प्राइवेट कंपनी के हैं, प्राइवेट कंपनी के वो है CEO, और उसको जो है क्या कहते बनाया गया है। असल में एसोचैम है क्या? एसोचैम कुछ नहीं है। एसोचैम एक संगठन है जो किसके लिए बनाया गया? उनके लिए, वो लोग क्या नाम है उनका, व्यापारियों के लिए। जो व्यापारी वर्ग अपनी बात किससे रख सकें? भारत सरकार से रख सकें। तो इसको जिससे व्यापारियों का हित बना रहे,
तो इसीलिए इसको है एसोचैम, ये बनाया गया। तो देखो भाई, अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करें। ये कब बना? 1920 में बना, 1920 में बना, समझते रहे ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली। ठीक, फुल फॉर्म हो रही है, फुल फॉर्म याद रखना है, एसोसिएशन एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म। काम क्या है इसका? भारत सरकार को भारतीय व्यापारियों के हितों को नहीं, हितों को नहीं कहेंगे, कुछ बदल देते हैं, हितों से अवगत करा, ठीक है, ये हमने बात करी। ये इसका काम है, 1920 में बना, हेडक्वार्टर दिल्ली है, याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। अब भारत को 2026-28 के बीच में कार्यकाल में UNHRC, बहुत इंपॉर्टेंट है, का कौन सा निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, कौन सी बार? तो कौन सी बार क्या है? द टर्म ऑफ द 3 साल के लिए चुना जाता है। और कौन सी किस आपके काय के लिए चुना गया है? इन्होंने 3 साल के चुना गया। कौन सी बार चुना गया? 7वीं बार। भारत 7 बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है, ये समझ लीजिए आप, 7वीं बार आ गया इसका, ठीक है। और आज पहले बात कर लेते हैं UNHRC क्या है और कैसे कैसे इसको काम होता है। तो भारत को चुना गया है, तो भारत के लिए गर्व की बात है। कितने साल के लिए चुना गया है? 3 साल के लिए चुना गया, याद रखेंगे ये बात। पहले आते हैं UNHRC, ये बना संगठन 2006 में स्थापना हुई। जाहिर सी बात है, UN लग गया है तो UNO की ब्रांच है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। आप लोगों को कुछ नई बात बता देते हैं। एक बार इसका क्वेश्चन आ गया था, किस बिल्डिंग में है, कौन सी इमारत है इसकी? इमारत है पैलेस, याद चुका है क्वेश्चन, बता रहा हूँ, पैलेस डैश नेशंस, याद रखेंगे, इसमें है, ठीक। दूसरी चीज, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान अध्यक्ष हैं जुर्ग लाउबर, ठीक। अब इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फुल फॉर्म दूसरी उस लैंग्वेज, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये समझ लीजिए काम क्या करता है भाई, काम क्या करता है, बेगारी तो करेगा नहीं, काम ही करेगा, थोड़ी काम क्या करता है? विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट तो जानते हो, जो मनुष्य को प्रकृति से मिले हैं, जैसे जीने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, पहले कंदमूल फल खा के जीते रहते थे, प्रकृति पर सबका संपूर्ण अधिकार, ये अधिकार जो मिले हैं ये मानव अधिकार कहलाते हैं। और इन्हीं में से हमने मूल अधिकार छांटे हैं अपने लिए। देखिए, ये एक पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन प्राइज, NECA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर जरूर याद रख लीजिए, NECA 2025 में। इसमें एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये याद रखना ना, ये वाली इंट्रोड्यूस की गई है, सामग्री निर्माताओं प्रभावित के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, नेशनल एनर्जी फॉर कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्फ्लुएंसर, ये इसके लिए की गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग M और I याद रखेंगे, MI, तो इससे याद रख लेंगे, बस इतना याद रख लेना, बाकी
पुरस्कार सेम ही है, तो पुरस्कार हर श्रेणी में दिया जाता है। इस बार ये श्रेणी और ऐड कर ली गई है, तो क्वेश्चन आ सकता है 2025 में कौन सी श्रेणी ऐड की गई है। अभी पुरस्कार मिले नहीं है, और मिलने के बाद इसमें से मैं आप लोगों को 1 या 2 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीरीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं इसको ले आया। कौन देता है? BEE, भारतीय दक्षता ब्यूरो, भारतीय दक्षता ब्यूरो देता है क्या? ये BE है क्या? ये जो है ऊर्जा में या ऊर्जा संरक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो BE देता है और ऊर्जा संरक्षण के लिए बनाई गई है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग BE की स्थापना कब हुई, ये बता दो। चलो, नहीं बता रहा मैं, आप लोग बताएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये PDF और कुछ और स्टडी मटेरियल आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा तहफ्तान। तहफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो साहब ये ईरान में फट पड़ा। अब ईरान में फट पड़ा ये, लेकिन 7 लाख साल बाद। तो भाई क्या होगा, कैसे होगी बात? बात हो गया, क्योंकि 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। एक तो होते हैं सक्रिय, जिनमें लगातार लावा निकलता रहता है। एक होते हैं डोरमेंट, जिनको कहते हैं सुसुप्त। तीसरा वाले होते हैं मृत, मृत जिनको कहते हैं डेड। सक्रिय को कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव, सुसुप्त को कहते हैं डोरमेंट, और मृत को कहते हैं डेड। ये डेड था 7 लाख साल से, और 7 लाख साल बाद फटा है, तो सोचो क्या स्थिति की होगी इसने। चलिए कुछ वोल्केनिक चीज़ें बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए भाई, ये वोल्केनिक, ये वाली चीज़ शेप होती है वोल्केनिक। वोल्केनिक का ये वेंट होता है, वेंट जहाँ से लावा निकलता है। ठीक, जब ये अंदर रहता है ये मैग्मा होता है, जब ये निकल मैग्मा होता है, और जैसे ही ये बाहर फैलता है, ऐसे ऐसे ये फैला, ये लावा बन जाता है। कहीं ना कहीं लिखा होगा लावा फ्लो, ये रहा देखो, ये लावा बन जाता है। ठीक है, ये जो इसके अंदर से अन्न निकलती हैं, जिसमें से गैसेज निकलते हैं, इसको लाहर कहते हैं। ठीक, ये और गैसेज आती हैं, ये लावा डोम बन जाता है। डोम का मतलब होता है एक गुंबदनुमा बन जाता है। फिर क्या होता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ये थोड़ी छोटी 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 जड़ों में से भी लावा निकलते हैं। यहाँ से देखिए, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। दूसरी चीज़ याद रखिए, जब ये यहाँ से गैसेज निकलती हैं, गैसेज बाहर जाती हैं, और यहाँ पर ये क्लाउड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्लाउड। और यहाँ से धूल, धुएं के कण इसमें डालती हैं, जिसमें SO2 प्रमुख होती है। याद रखना, गैस कौन सी होती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसमें प्रमुख होती है। तो ये ऐश बनती है, ऐश के बादल बनते हैं, और यहाँ से बहुत धुंध हो जाती है, और यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये क्यों होते हैं ज्वालामुखी? या तो प्लेटों के टकराने से भी ज्वालामुखी बन जाते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती है कि जो गर्मी होती है धरती की, वो धरती की गर्मी इसी के रास्ते निकलती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये कुछ दिन बाद जब डेड हो जाता है, तो ये बन जाता है क्रेटर। क्रेटर इसको कहते हैं क्रेटर लेक, क्रेटर, क्रेटर मुंह को। और क्रेटर के बाद इसमें पानी भर जाता है, तो क्रेटर झील बन ये थी। अच्छा, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे कि मानो लोआ है। चलिए मैं कुछ और ही लिखा हूँ, जैसे ओजेउस डेल सलाडो। अब क्वेश्चन आने लगे। चलो, ओजोस डेल सलाडो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, अच्छा, एक है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर। संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। फिर है किलाइयू। किलाइयू संसार का
सबसे सक्रिय। अच्छा, एक ज्वालामुखी की लिस्ट में उसमें अपने इसी के टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा आज, ठीक है। पूरी लिस्ट है, उसमें कौन कौन से ज्वालामुखी, आप लोग उनको जरूर पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। कौन सी भारतीय एयरलाइन ने सुगम यात्रा अनुभव कराने के लिए डीजी यात्रा पहल का सहयोग देगी? तो ये इंडिगो है, ठीक है। क्या करा है इसने एक ऐप है उसके साथ डीजी यात्रा वाला, उसके साथ सहयोग किया है। इससे क्या होगा, बायोमेट्रिक और उसमें आसानी होगी और लोगों को चेक इन और चेकआउट में दिक्कत कम होगी, ठीक है। तो याद रखना, डीजी यात्रा के साथ किसने पहल। माइकल निरियो किस देश के ट्रांजिशनल का मतलब होता है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार क्या होती है कि जो आनंद फानंद में बनाई जाती है, जिसे जैसे मान लीजिए अभी बांग्लादेश में हुआ था, तो जैसे ही तख्ता पलट हुआ उसके बाद अंतरिम सरकार बनाई गई है, परमानेंट नहीं है लेकिन अंतरिम सरकार में नियुक्त किए गए, इसके बाद कोई और आ सकता है, ये यही परमानेंट हो सकते हैं। ये मेडागास्कर में इस समय उठापटक चल रही है बहुत ज़्यादा। क्या चल रही है? मेडागास्कर में उठापटक चल रही है और उठापटक के चलते हुए यहाँ पर यहाँ की शासन को हटा दिया गया और अंतिम सरकार में ट्रांजिशनल राष्ट्रपति बनाए गए, जिसका नाम ये है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये देखिए कि 2025 की रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना ने किस देश की को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। तो साहब चीन को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाइना को पीछे छोड़कर ये तीसरी बन गई। तीसरी मतलब अब इससे दो ही ऊपर हैं, नंबर 1 पर अमेरिका और नंबर 2 पर है रशिया। रूस के बाद अब तीसरे नंबर पर भारत आ गया, थर्ड पे भारत और फिर चाइना खिसक गया। इसका मतलब एयरक्राफ्ट में हम चाइना से ऊपर निकल गए। ये आत्मनिर्भर भारत और जो है क्या कहते हैं, घर में हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसकी मेहरबानी है, एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि चीन के पास हमारे से ज़्यादा युद्धक विमान है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हम ताकत को देख रहे हैं, कौन पावरफुल है, किसके विमान ज़्यादा पावरफुल है। तो भारत के ज़्यादा पावरफुल निकले चाइना से, भारत के पास कम होने के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका 2019 के बाद चिकनगुनिया के साथ पहला वायरस मिल गया है, कहाँ मिला है, किस स्थान पे मिला है? तो 5 साल बाद मिला, नसाउ काउंटी न्यूयॉर्क में। ये लोग अपने आप को चिकनगुनिया से मुक्त घोषित कर चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये भी फंस गए। तो चिकनगुनिया किसके काटने से होता है? मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ मच्छरों के नाम। एक तो मादा ही है सब, ठीक है, पुरुष मच्छर नहीं काटता, मतलब मादा कह रहा हूँ, नर मच्छर नहीं काटता। एनाफिलीज से क्या होता है? मादा एनाफिलीज से मलेरिया, ठीक। एडिस से होता है डेंगू, ठीक। और क्यूलैक्स से होता है हाथी पाँव, ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे ये वाली जो चिकनगुनिया है ना, चिकनगुनिया ये किस मच्छर काटने से होता है? ये भी एडिस के काटने से होता है, मादा एडिस। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर माय चैनल, योर चैनल, और हमारे लर्निंग अड्डा को देखिए भाई साहब, और लोगों को तो पहुँचाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर के जरूर जोड़ लीजिए टेलीग्राम से अपने आप को, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।